लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम क्या है? ये हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में किस प्रकार काम करता है? इससे हम किस प्रकार के एडवांटेज ले सकते हैं? इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग इस सदी में किया है, जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व में एक आमूल रूपांतरण लाया जा सकता है, अगर हम इस विज्ञान को समझें। क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी है वह मान्यता और धारणा के शक्ति के द्वारा है। चेतना में यह शक्ति है, जो हम मान लेंगे वह हो जाएगा। ये आकर्षण का विज्ञान हमारे जीवन में, हमारे चित्त पर, हमारे व्यक्तित्व में किस प्रकार काम करता है, इस बात को गहरी से गहरी समझ होना चाहिए और इसके द्वारा हम लाभ ले सकते हैं। प्रकृति में जहां भी आकर्षण है, दो ध्रुवों के बीच है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। स्त्री पुरुष के बीच एक आकर्षण है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच एक आकर्षण है, लोहा और चुंबक के बीच एक आकर्षण है, क्योंकि दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को विपरीत होगा, तब भी आकर्षित किया जा सकता है। क्या हम इस ब्रह्मांड से अलग हैं? क्या इस ब्रह्मांड से हमारा स्वर विपरीत है? नहीं, इस ब्रह्मांड से तो हम अलग है ही नहीं। अगर इस ब्रह्मांड के उस सार तत्व, वो सोर्स एनर्जी जिससे पूरा ब्रह्मांड संस्वरित हो रहा है, अगर उससे हम एक क्षण के लिए विच्छिन्न हो जाए तो जीवन का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, सांसें नहीं चलेगा। हम उससे तो अलग नहीं है, हम उसके साथ हमेशा संस्वरित हो रहे हैं। तो फिर हमारे और ब्रह्मांड के बीच आकर्षण कैसा? वहां तो दो है ही नहीं। अगर हम दो समझ रहे हैं या और समझ रहे हैं तो ये हमारी अज्ञानता है। पूरा धर्म इसी चीज का प्रयास है, कैसे मैं अपनी अल्टीमेट संभावना को अपने उस सोर्स बिंदु से कैसे जुड़ जाए। जुड़े तो अभी ही हैं, लेकिन अभी जो जुड़े हुए हैं सो अचेतन जुड़े हुए हैं। चेतन रूप से जब मैं उससे जुड़ जाऊंगा और जब अपने स्वरूप में मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, जान जाऊंगा, तब उससे जो एक अलग होने का बोध हो रहता है वह नहीं रह जाएगा। तो क्या है? हम इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उपयोग नहीं करेंगे, हम इसके लिए धारणा की शक्ति को उपयोग करेंगे। क्योंकि धारणा का विज्ञान कहता है जो मनुष्य के चित्त में है वह मनुष्य के विचार में आएगा, जो मनुष्य के विचार में है वह मनुष्य के व्यक्तित्व में आएगा, जीवन में आएगा, और जो मनुष्य के जीवन में आएगा वह कर्म में आएगा, और जो कर्म में आ जाएगा कल वह हमारे सदृश, जो कर्म में आएगा कल वह जो है हमारे सामने साक्षात्कार हो जाएगा। हम जो बनना चाहते हैं, जैसे रूप रखना चाहते हैं, जो कुछ जीवन में अचीवमेंट लाना चाहते हैं, ये धारणा के विज्ञान के द्वारा जो है सो हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था अबाउट माई सेल्फ, वुल्फ मेसिंग का, 1910 का घटना है। वह 15 वर्ष का बालक था, घर से कोई विवाद के कारण जो है सो भाग रहा था और बिना टिकट को जो है सो ट्रेन में बैठ गया, और टीटी आने वाला है, टिकट चेकर, इससे बचने के लिए वह सीट के अंदर चला गया है। और सीट के अंदर जाने के कारण उसके मन में एक भय आ रहा है कि टिकट चेकर मुझे देख ना ले। लेकिन ज्यों ही केबिन में टिकट चेकर का प्रवेश हुआ, वो अधिक सतर्क हो गया। लेकिन टिकट चेकर का जूते की नोक का आवाज, उसका व्यक्तित्व, उसकी आंख, इस प्रकार के आदमी को जो है तुरंत झांक लेता है। टिकट चेकर ने आकर उस युवक के जूते के नोक से नॉक किया और कहा कि तुम इस प्रकार भीतर क्यों घुसे हुए हो? योर टिकट प्लीज। वुल्फ मेसिंग के पास कोई उपाय भी नहीं था, वहीं एक कागज पड़ा हुआ था। वो कागज उठाकर जो है सो
मन में ये विचार किया, धारणा किया कि यह परमात्मा इस टिकट चेकर को ये जो है सो टिकट दिखाई पड़े, और फाड़ कर टिकट चेकर को दे दिया। टिकट चेकर उसे गौर से देखा और कहा कि तुम्हारे पास टिकट बिल्कुल ऑलरेडी है, तुम इस तरह नीचे में फिर क्यों बैठे हुए, अपना सीट ग्रहण करो। उसे आश्चर्य हो गया। उसके बाद वह बहुत सारे प्रयोग किए और पूरे रूस में उसका जो है सो प्रचार प्रसार होने लगा। उस समय सत्ता स्टालिन का था। स्टालिन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि धारणा के शक्ति के द्वारा किसी को प्रभावित किया जा सकता है। एक स्टेज शो में वह कुछ धारणा के शक्ति के प्रयोग करके दिखा रहा था लोगों के बीच। उसी समय जो है सो पुलिस आया और वुल्फ मेसिंग को अरेस्ट कर लिया, पर्दा गिरा दिया गया और बोला कि वुल्फ मेसिंग को जो है सो क्रेमलिन स्टालिन ने बुलाया है। स्टालिन के पास जब वो गया तो स्टालिन ने कहा कि मैं तुमसे कुछ परीक्षाएं लेना चाहता हूं, क्या तुम सही में धारणा के विज्ञान के बारे में जो कह रहे हो दावे के साथ परीक्षा दे सकते हो? क्योंकि बिल्कुल आप दीजिए। स्टालिन ने पहला उसे टास्क दिया, कहा कि मॉस्को में इस बैंक से कल तुम जो है सो 1 लाख रुपया जो है सो लेकर आओ, और पूरा बैंक में जो है सो मिलिट्री का पहरा लगा दिया गया था। वुल्फ मेसिंग के पास भी जो है मिलिट्री का पहरा लगा दिया गया था, किसी प्रकार के कोई और संभावना न हो। नेट सुबह वुल्फ मेसिंग जो है सो मॉस्को बैंक पहुंचा, एक कागज निकाला और कागज को 2 मिनट तक अपनी आंखों से देखा और जो है सो कैशियर को दिया, कहा कि 1 लाख रूबल। कैशियर ने अच्छी तरह उसे चेक किया और 1 लाख उसे दे दिया। आकर वो स्टालिन को जो है सो वुल्फ मेसिंग दिया। स्टालिन तो आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन फिर भी उसका मन जो है सो थोड़ा सा शंका किया तो हो सकता है किसी प्रकार का अरेंज हो सकता है कैशियर से पहले इसकी कोई संभावना मिलने का हो गया हो, उससे कोई बातचीत हो गया हो। दूसरा जो एग्जाम लिया उससे कि 12 बजे रात में मैं जिस रूम में हूं उस रूम में तुम्हें अपीयर होना है। ये असंभव काम था, क्योंकि स्टालिन जितने सुरक्षा में पृथ्वी पर रहता था इतने सुरक्षा में कोई नहीं रहता था। स्टालिन को पत्नी को भी पता नहीं है कि किस कमरा में स्टालिन रात में विश्राम करेगा, और बहुत सारे कमरा बनाया गया था। अभी इस कमरा में है तो रात में ही 2-3 कमरा बदल लिया जाता था, क्योंकि उसे डर था कि कब सेना भी आक्रमण कर सकता है, कब कोई विद्रोही जो है साजिश रच सकता है। इससे बचने के लिए सारे कमरा जो है से एक ही रूप से बनाया गया था और उसके चारों ओर मिलिट्री का पहरा था। अगले छवानी का मिलिट्री को जो पता था कि स्टालिन जो है सो इस नंबर कमरा में है, तो उससे दूसरे वाले जो सैनिक का छवानी है उसको पता है कि स्टालिन इस वाले कमरा में है। इस बीच पहुंचना बड़ी कठिन की बात, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इतना कठोर सुरक्षा था। वुल्फ मेसिंग एकदम नियत समय पर आया और अपने भीतर दोहराया आई एम बेरिया, आई एम बेरिया, आई एम बेरिया। बेरिया रूस के सैनिक को सबसे बड़ा अधिकारी को कहा जाता है। स्टालिन के बाद अगर कोई सबसे बड़ा अधिकारी है तो वह बेरिया है, और उसे रास्ता मिल गया। और जब वह स्टालिन के कमरा में प्रवेश करना चाहा उससे पहले वह अपने मन में धारणा किया कि स्टालिन किस रूम में है, और उसके मन में जो कंसीव पहला विचार आया उसी रूम में स्टालिन के सामने खड़ा हो गया। स्टालिन तो आश्चर्यचकित हो गया, ये तो असंभव है। उसके बाद स्टालिन ने उसे ये अधिकारी रूप से ये दे दिया कि तुम ये प्रयोग कर सकते हो, और वैज्ञानिकों को कहा कि इसका जांच किया जाए, क्योंकि यह जो भविष्य का जो है एक न्यू वेपन, सबसे डेंजरस वेपन साबित होगा। वह इस अर्थ में कहा कि अचानक कोई देश बम गिराने के लिए आ रहा है तो धारणा की शक्ति से उस पायलट को मन को बदला जा सकता है, और विचार के द्वारा जो है सो
दूर तक दूसरे मन को भी प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए जो है सो इस प्रकार का हुआ, उस पर कुछ वैज्ञानिकों को अध्ययन करने के लिए लगाया। पतंजलि ध्यान सूत्र में योग के अष्टांग नियम से धारणा छठा है, 7वां ध्यान है, 8वां समाधि है। धारणा की शक्ति जो है उसके द्वारा हम अपने व्यक्तित्व में आमूल रूपांतरण कर सकते हैं। कार्ल ऑटोविच नाम के एक वैज्ञानिक ने एक मनुष्य को हिप्नोटाइज किया, लगातार 21 दिन तक उसे हिप्नोटाइज किया। और गहन हिप्नोटाइज में जो है उसे फॉल्स फूड दिया गया था, जैसे पानी है ही नहीं, गिलास खाली है। हिप्नोटाइज अवस्था में उसे कहा गया कि ये पानी है पियो, ये फल है पियो, ये फल है खाओ, ये दूध है पियो, ये भोजन है करो। ये हिप्नोटाइज अवस्था में उसे कहा गया है, खाना नहीं कुछ दिया जा रहा है। और 21 दिन के बाद जब उसे हिप्नोसिस नींद से बाहर निकाला गया, तब उसका जो वजन किया गया, वजन बढ़ गया। पहले जो उसका वजन था उससे बढ़ गया। एक वैज्ञानिक ने एक युवक को लगातार 3 महीने तक ऑटो हिप्नोसिस में ले गया। जब वह अल्फा वेव को उपलब्ध हो गया गहन सम्मोहन में, तब उसमें एक ग्राहकता आ जाता है। अब उसे सुझाव दिया जा सकता है। मामूली संगीतकार था। एक वैज्ञानिक ने एक युवक को गहन सम्मोहन में ऑटो हिप्नोसिस में ले गया 3 महीने तक लगातार। जब वह अल्फा वेव को उपलब्ध हो गया, अल्फा वेव उपलब्ध ही तब होता है ध्यान में या हिप्नोसिस में जब ग्राहकता पूरा आ जाता है, टोटली आ जाता है। जब उसमें वो ग्राहकता आ गया पूरा का पूरा, तो मामूली एक कवि था, उसे उस अवस्था में कहा गया कि तुम शेक्सपियर हो, शेक्सपियर के हैसियत से तुम कविता लिख सकते हो। बाद में जब उसे नींद तोड़ा तो शेक्सपियर के हैसियत से कविता लिखने लगा। उसकी बुद्धिमत्ता उतना ही बढ़ गया, क्योंकि हम धारणा को, शक्ति को समझने के लिए सम्मोहन के बिना नहीं समझ सकते। हम किसी व्यक्ति को जब सम्मोहन में ले जाते हैं और सम्मोहन में जब उसे ले जाते हैं और उस समय उसके हाथ पर कंकड़ रखते हैं और कहते हैं कि ये अंगारा है, तो हाथ में फुफला आ जाता है और युवक जो है सो हाथ खींचता है। जैसे आग में जलने का बोध होता है, ऐसे ही कंकड़ को रखने से उस पर बोध होता है। अगर हम आग रख देते हैं, अगर हम अंगारा रख देते हैं कोई और कहते हैं ये कंकड़ है, तो फिर हाथ को नहीं खींचता है और हाथ जलता भी नहीं, फफाला भी नहीं उठता है। इसका क्या मतलब? गहरे में जो हम मान लेते हैं, शरीर और मन वैसा ही प्रतिफलन करता है। जिस चीज को हम अपने व्यक्तित्व में प्रतिध्वनित करना चाहते हैं, जो चीज अपने जीवन में हम लाना चाहते हैं, जैसा रूप, आकृति, गुण, जैसा प्रतिभा हम चाहते हैं, जब उसका हम विचार करते हैं, वही विचार हमारा जीवन में आ जाता है, वही हमारा व्यक्तित्व में आ जाता है और वह हमारा तब कर्म में आता है, तब वह हमारे जीवन में घटित हो जाता है। मैं उसे आकर्षण का सिद्धांत तो नहीं कहूंगा, मैं उसे धारणा के विज्ञान कहूंगा। हम जैसा व्यक्तित्व चाहते हैं, जैसे प्रतिभा चाहते हैं, उसका कहीं नहीं कहीं बीज अगर हम उस मनस में अगर डाल दें, तो उस बीज से वह वृक्ष बनेगा। अभी इस सदी में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने माइंड प्रोग्रामिंग की, अभी इस सदी में वैज्ञानिकों ने माइंड प्रोग्रामिंग पर बहुत सारे रिसर्च किया है। अगर हम बच्चे को हिप्नोसिस में ले जाकर उसको माइंड को प्रोग्राम कर दें, तो बच्चा जिस चीज में, उस बच्चे को जिस विषय में उत्सुकता है, जो चीज वो प्राप्त करना चाहता है, या वो उसे मेडिकल लाइन में विशेष उसकी प्रतिभा है, अगर उसको माइंड को हम प्रोग्राम कर दे, तुम डॉक्टर बनोगे, वेल डॉक्टर बनोगे, तो फिर उस बच्चे के पीछे अब दौड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी जो है सो उसके और उसके पूरा ऊर्जा जो प्रवाहित होगा। क्योंकि हमारा जो ये मन है, 1 भाग चेतन है, 9 भाग अचेतन है। अचेतन जो सुझाव देता है, चेतन वो करने के लिए बाध्य होता है। हम जिस प्रकार के विचार को कंसीव करते हैं, वैसे ही हमारा चित्त दशा होता है, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व होता है, वैसे ही हमारा जीवन होता है और हमारे भीतर प्रतिभा का उदय होता है। और वैज्ञानिकों ने ये अभी एक न्यू डायमेंशन में मस्तिष्क पर जो रिसर्च किया है,
उसमें ये खोजे किया है, मस्तिष्क का जो आगे का हिस्सा है उसमें बहुत कम शक्ति है, पीछे के हिस्सा में अधिक शक्ति है। जब हम किसी के अमंगल के भावना से, अशुभ के भावना से, द्वेष की भावना से, क्रोध में जब आते हैं, ये आगे की मस्तिष्क है। जब हम प्रेम के भावना से, मंगल के भावना से, शुभ के भावना से भर जाते हैं, तो ये पीछे के मस्तिष्क से आता है। यानी आगे के मस्तिष्क से 4 गुनी शक्ति हमारे पीछे की मस्तिष्क में। जब आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो आदमी अशुभ के भावना से जी रहा है, अमंगल के भावना से जी रहा है, क्रोध में जी रहा है, द्वेष में जी रहा है, तो उसके धारणा शक्ति से आपका ब्लड जो है प्रभावित होता है और आपका धारणा भी प्रभावित होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिलावार लैबोरेटरी में एक न्यू प्रयोग किया गया है कि मनुष्य के ब्लड पर धारणा की शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारे ब्लड में 2 सेल्स होते हैं, रेड और व्हाइट सेल्स। व्हाइट सेल्स जो है सो बॉडी का जो कहे मिलिट्री फोर्स हुआ, जब बॉडी किसी खतरा में आ जाता है, कहीं कट जाता है या कुछ हो जाता है, उस समय जो चारों ओर मवाद से घेर लेता है, यानी बाहर से किसी बैक्टीरिया को भीतर वो प्रवेश करने ही नहीं देना चाहता है, तो वो आकर जो घेर लेता है वो है व्हाइट सेल। जब ऐसे व्यक्ति के हम संपर्क में आते हैं या हमारा चित्त दशा इस अवस्था में आता है, शुभ के भाव से, मंगल के भाव से, और वह व्यक्ति भी मेरे प्रति शुभ के भाव से, मंगल के भाव से भर जाता है, तो तत्काल हमारे शरीर में 1500 व्हाइट सेल बढ़ जाता है। और हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो द्वेष के भाव से, घृणा के भाव से, क्रोध के भाव से और मंगल के भाव से भरा है, तो तत्काल हमारे शरीर में 1500 व्हाइट सेल्स कम हो जाता है। तो जो आप आकर्षण के विज्ञान कह रहे हैं उसे मैं धारणा के विज्ञान कहूंगा। और जीवन में जिस क्षेत्र में जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए हम जो है सो अपने गहन अचेतन में, जब हमारे भीतर अल्फा वेव पैदा हो जाता है और सुझाव देते हैं, उस सुझाव में जो है सो हमारा वो गहन अचेतन में बीज रूप बन जाता है। फिर धीरे धीरे वो बीज बड़ा होता है, उसमें वृक्ष आता है। तो जो हम सुझाव देंगे वह हमारे मन में आएगा, मन से वो सुझाव हमारे विचार में आएगा, विचार से हमारा जीवन प्रभावित होगा, और जब जीवन प्रभावित होगा तो उस दिशा में हम कर्म करेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम कर्म तो कुछ नहीं कर रहे हैं और हम लगातार जो है सो धारणा शक्ति का जो है सो प्रयोग कर रहे हैं, तो नहीं, उसका अचीवमेंट नहीं आएगा। वो परिध के लेवल पर टच करेगा, भीतर गहन अचेतन में उसका सुझाव हो जाए, भीतर गहन अचेतन में उसका सुझाव होना चाहिए। क्योंकि चेतना का ये शक्ति है जो वो मान लेता है, उसके साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है और उससे हम अपने जीवन में प्रभावित होने लगते हैं। तो आकर्षण या धारणा के सिद्धांत का ये मतलब नहीं कि मैं अगर ये चाहूं भीतर गहन अचेतन में कि सूरज पूरब से न पश्चिम से उदय हो, नहीं होगा। क्योंकि हर एक नियम का अपना प्रोबेबिलिटी होता है, क्या उस नियम के तहत संभावना है, या उसके सिद्धांत के तहत हम ये आकांक्षा कर रहा हूं घर से निकलूं और सड़क पर ट्रैफिक ना हो, तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। या आप ये आकांक्षा करें जो कि पानी पर मैं चलूं तो डूब ना जाऊं, या प्रकाश में हूं तो मुझे अंधेरा महसूस हो, नहीं। जो प्रकृति के नियम के तहत है वह घट सकता है, यानी धारणा के विज्ञान के तहत जो संभव है वह घट सकता है। मनुष्य की मांग क्या है, मनुष्य को चाहिए क्या? जहां प्रतिभा है वहां सब कुछ उसके पीछे ऑटोमेटिक आ जाता है। तो धारणा की शक्ति के द्वारा हम अपने भीतर उस प्रतिभा को पैदा कर सकते हैं, और जो हमारे भीतर गहन सुझाव दिया जाता है वह जीवन में जो है सो प्रतिफलन हो जाता है। तब हम उसका विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं। जैसे एक युवक दिन रात मेडिकल की पढ़ाई करता है, और जब वो पढ़ाई करता है उसके ओर उसका कर्म, चिंतन, विचार, सारे प्रतिभा उसके ओर जो है सो बहने लगता है। लेकिन उसके साथ अगर वो धारणा के विज्ञान का भी उपयोग करे और विजुअलाइजेशन करे, क्योंकि जीवन में हम जो चीज पाना चाहते हैं उसका विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। और जब विजुअलाइजेशन करते हैं, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं
तो इस प्रकार विजुअलाइजेशन करें, जैसे डॉक्टर जो आला लगा कर रखता है, व्हाइट शर्ट पैंट पहन कर रखता है, जैसे आप बन गए ऐसे आप कल्पना के विज्ञान में उसको देखें, क्योंकि कल्पना का जो विज्ञान है मनुष्य के जीवन में, वह एक अपूर्व उसका आयाम है। ये प्रकृति में फिर किसी पशु पक्षी और अन्य जीव को नहीं मिला है, ये मनुष्य को भी मिला है। और कल्पना के द्वारा हम उसके गहन तल में उसके पॉजिटिव संभावना को हम उपलब्ध हो सकते हैं। तो जब हम उस चीज को विजुअलाइजेशन करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे जीवन में उसके आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैं MBA नहीं किया हूं, अब मैं इस प्रकार के जॉब चाहता हूं जो उसी प्रकार के व्यक्ति को मिल सकता है जो MBA किया हो, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। लेकिन एक युवक MBA किया है और इस प्रकार का जॉब वो लगातार खोज रहा है जो उसकी डिप्लोमा है उसके साथ उसे मिल सकता है। तो जब इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का वाइब्रेशन हम अपने मस्तिष्क में करते हैं तो ये वेव फैलता है, जैसे पानी में कंकर फेंकते हैं ना, उसका वेव फैलता है और लास्ट आखिरी किनारा को छुएगा। तो जब इस प्रकार के विचार हम अपने मस्तिष्क में करते हैं तो हमारे मस्तिष्क से वो वेव जो है सो फैलता है, क्योंकि हम अलग नहीं है। जब हम अपने कलेक्टिव माइंड में पहुंचेंगे तो हम ऐसे देखेंगे कि हम पूरे ब्रह्मांड के साथ हम समस्वर हो रहे हैं। हम इस शरीर में एक दूसरे से अलग है, इतनी बॉडी के तल पर हम अलग है, लेकिन जब हम कलेक्टिव माइंड में पहुंचते हैं, चौथे शरीर में जब हम पहुंचते हैं, तब हम देखते हैं कि हम और दूसरा पड़ोसी अलग अलग नहीं है, एक दीवार का फर्क है। जैसे मेरा घर और पड़ोसी के घर, दोनों के बीच एक दीवार का फर्क है, दीवार गिरा दो तो दोनों को, आकाश को तो विभाजित नहीं किया जा सकता है, दोनों आकाश तो एक ही है। या ऐसे देखें कि नदी में बहुत सारे घड़ा, पूरा घड़ा में पानी भरा हुआ है, प्रत्येक घड़ा अपने का एक अलग व्यक्तित्व समझ रहा है, मेरा पानी अलग, तेरा पानी अलग, उसका पानी अलग। लेकिन कोई आदमी आए और प्रत्येक घड़ा को डंडा से फोड़ दे, या देखेगा कि कोई घड़ा अगर ऊपर आ रहा है, ऊपर आकर वो देखेगा कि ये जो सारा पानी है एक ही सागर के सभी घड़े में है। ये एक मात्र धारणा है, एक दीवार खड़ा होने के कारण घड़ा का, जिससे मेरा पानी अलग और उसका पानी अलग। जब हम अपने चौथे शरीर में पहुंचते हैं तो वहां से में दिखाई पड़ता है हमारा व्यक्तित्व अलग अलग नहीं है, हम सब जुड़े हुए हैं। तो जब हम किसी प्रकार के विचार को वेब्स फेंकते हैं, अब मैं MBA का डिप्लोमा लिया हुआ हूँ, उस संबंधी जॉब का मैं जब कोई विचार संप्रेषण करता, उस संबंधी जॉब का मैं आकांक्षा करता हूँ, तो ये वेव्स उड़ता है। अब कोई मित्र होगा, कोई परिचित होगा, या कहीं अननोन पर्सन होगा, या कहीं अखबार के द्वारा आपको मिल जाएगा, और वेव्स जो है सो उससे टकराएगा। जहां आपके लिए वो अवेलेबल अवसर मिल जाएगा, ऑटोमेटिक जो है सो कॉलिंग होने लगेगा। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, वो न्यूज के माध्यम से हो सकता है, वह किसी मित्र के माध्यम से हो सकता है, या किसी अजनबी से टकरा जाए, वो आपके लिए ऐसा अवसर क्रिएट कर सकता है। तो गहरे में हम जो अपने जीवन में जो रंग रूप जैसा व्यक्तित्व लाना चाहते हैं, उसके लिए हमें धारणा का शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और जब हम इस धारणा के विज्ञान को गहन प्रयोग करते हैं अपने भीतर और सुझाव देते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व उसी रंग में रंगने लगता है और फिर वह चीज दूर नहीं। तो ध्यान का पूरा प्रोसेसिंग है हमारे भीतर वैसी प्रतिभा कैसे पैदा हो जाए। अभी हमारा स्थित है जिस ऐसा है जो हमारे पॉकेट में 100 रुपया है और मुश्किल से 2 रुपया का उपयोग कर रहे हैं, 98 रुपये को मुझे पता ही नहीं। सामान्य आदमी अपने जीवन में अपने मस्तिष्क को 2% उपयोग करता है। हमारे महान से महान प्रतिभा संपन्न व्यक्ति आइंस्टीन, भावान, न्यूटन, ये भी अपने प्रतिभा का 15% उपयोग करते हैं। जब ये मस्तिष्क 100% जग जाए तब व्यक्तित्व में कैसा प्रतिभा होगा, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। ये 100% मस्तिष्क बुद्ध में जागता है, महावीर में जागता है, कृष्ण में जागता है, जब मनुष्य अपने अल्टीमेट संभावना को उपलब्ध हो जाता है।
तो ध्यान के द्वारा जो हमारा मस्तिष्क के भीतर जो सुप्त सेल है उसको कैसे जागृत किया जाए, उसे कैसे एक्टिव किया जाएगा, उस प्रोसेसिंग पर जब काम करते हैं तो इसके द्वारा जो है हमारे मस्तिष्क में सुप्त एनर्जी जो है सो जो हॉरिजेंटल एक्सेस में गति कर रहा है वो हॉरिजेंटल एक्सेस में गति न करके वर्टिकल एक्सेस में गति करने लगता है। हम ऊर्ध्वरेतस हो जाते हैं और हमारे मस्तिष्क के वो सुप्त सेल में जागने की संभावना बढ़ने लगता है। और जिसका हम कल्पना भी नहीं किए हैं, जो हम सोचे भी नहीं हैं, ये छोटी छोटी बातों को जो हम आकांक्षा कर रहे हैं इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, संपदाओं के संपदा जो है उसके बाद मुझे मिल जाता है। तो मूल बात है व्यक्तित्व में ग्राहकता कैसे पैदा किया जाए, क्योंकि धारणा के जो विज्ञान है वो अभी ग्राहकता पर काम करता है। अब वो ग्राहकता को हम कैसे उपलब्ध हो जाए, जब धारणा के विज्ञान काम करेगा तो ग्राहकता को हम तब उपलब्ध होते हैं जब हमारे मस्तिष्क में अल्फा वेव पैदा हो जाता है। मस्तिष्क में अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा ये वेव होते हैं। जब हम उस वेव की अवस्था में होते हैं तब हम अपने व्यक्तित्व में सुझाव दे सकते हैं। हम जिस प्रकार के रूप, रंग, आकृति जैसा होना चाहते हैं वैसा हमारा जीवन प्राप्त किया जा सकता है। ये वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है।